हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग सकुशल होंगे। एटम वाला चैप्टर जो था वो चैप्टर नंबर आपका 12 था। और अभी जो है एक नया चैप्टर लेकर आए 12 क्लास का फिजिक्स का, जो चैप्टर नंबर 13 है। और उस चैप्टर का नाम है न्यूक्लियस। वो चैप्टर का नाम है न्यूक्लियस, हिंदी में बोलते हैं उसको नाभिक। तो ये पहले समझना होगा कि नाभिक क्या है और नाभिक के रिएक्शन जो है वो क्या होता है। न्यूक्लियर, जिसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, नाभिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। या इसी चैप्टर में हमको ये पढ़ना पड़ेगा यूरेनियम क्या है, थैरियम क्या है। इसी चैप्टर में ये पढ़ना पड़ेगा हमको रिएक्टिविटी पदार्थ क्या होता है, ठीक है। वो उसके पास उतना एनर्जी क्यों है, उसको स्टोर रखने के लिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर की क्यों आवश्यकता होता है। तो ये चैप्टर बहुत हेविया है और थोड़ा लंबा जा सकता है। इसमें 3-4 लेक्चर जो भी हो आएगा, उसमें आपको हर एक लेक्चर को सीरीज बाय सीरीज देखना होगा ताकि आप पूरी चीजों को ये समझ पाए। क्योंकि ये जो नाभिक है ना, तो नाभिक के रिएक्शन के कारण ही सन से आने वाला रोशनी जो हमारे यहाँ तक पहुँचती है वो नाभिक के रिएक्शन के कारण होता है। सन के पास जो हीलियम और हाइड्रोजन का जो छोटे छोटे कण होता है, कण न्यूक्लियस अभिक्रिया करके हीलियम को कन्वर्ट होता है और वहां से ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है और हमारा पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे परमाणु बम जो बनता है, एटम जो बनता है, एटॉमिक बम जो बनता है, हाइड्रोजन बम जो बनता है, तो वो परमाणु बम के अंदर जो यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। यूरेनियम क्या है, एक रिएक्टिविटी पदार्थ है या रिएक्टिविटी का एलिमेंट है। तो उसके अंदर जो रिएक्शन होकर हमारे जब कहीं वो बम को ब्लास्ट किया था तो हमारा एनवायरनमेंट को बहुत अच्छी तरह से उसको नष्ट करता है। तो उसका क्या कारण है, वहां से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल्स निकलता है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे इस चीज के लिए बहुत खतरनाक है। इन चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्या है, और चैप्टर का नाम है आपका न्यूक्लियस। तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगा कि चैप्टर के बारे में क्या क्या चीज पढ़ने मिलेगा और क्या क्या हमें पढ़ना होगा। बहुत वीविया होगा और एग्जाम के थ्रू तो बहुत वीविया है, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन से पूछता है, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। तो बात करें अगर हम लोग नाभिक, तो ये जो नाभिक है, नाभिक क्या है आपको ये बात समझना होगा कि नाभिक जो है ना परमाणु का एक महत्वपूर्ण भाग है, पार्ट से, एटम का एक महत्वपूर्ण पार्ट से, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण पार्ट से और उसके अंदर जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो हम बात करें अगर ये पूरा का पूरा क्या है आपका परमाणु है। परमाणु समझ सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में कितना परमाणु है, 8 परमाणु है। तो ये ऑक्सीजन है या तो फिर आपका हाइड्रोजन है, किसी का परमाणु हो सकता है यहाँ पे। तो ये पूरा पूरा क्या है, एक परमाणु है। और हम लोग जो एटम चैप्टर पढ़ चुके थे, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, घूम रही है। तो ये सारा क्या इलेक्ट्रॉन घूम रही है ना। और उसके बीच वाला जो छोटा सा भाग है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहता है और लगभग सभी द्रव्यमान नाभिक में स्थिर रहता है, नाभिक में मौजूद रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला इसका जो नाम है, इसका नाम प्रोटॉन है। लाल वाला क्या आपको देख सकते हैं आप, इसका नाम आपका प्रोटॉन है। ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया आपका प्रोटॉन। और ये जो देख सकते हैं येलो कलर का, ये आपका न्यूट्रॉन, ये सारा न्यूट्रॉन, ये सारा न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और ये किसके अंदर है, गोले के अंदर है। और इसी गोले का नाम ही आपका न्यूक्लियस है, जिसका नाम है नाभिक, ठीक है। तो आपको आगे में कैसे पूछेगा कि नाभिक जो होता है ना, तो नाभिक किस चीज का बना होता है, तो ऑप्शन में लिया जाएगा प्रोटॉन, सिर्फ न्यूट्रॉन, और बोलेगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों से मिलके। तो नाभिक जो बना होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले नाभिक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, फिर नाभिक के रिएक्शन समझेंगे, फिर रेडियोएक्टिव पदार्थ के बारे में समझेंगे। समझना तो बहुत कुछ है, तो धीरे धीरे हम समझते हैं। ये जो आपका नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों चीज मौजूद होता है। नाभिक जो बना हुआ प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना हुआ। पिछले लेक्चर में बता चुका था, परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, लगभग इतना मीटर, ठीक है, कोटि। और नाभिक की बात करें तो 10⁻⁻15 मीटर कोटि, ठीक है। तो ये आपको में पूछ सकता है। अभी हम लोग ये समझते हैं, नाभिक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी आप ये भी चीज आप लोग थोड़ा सा समझ जाइए कि जो नाभिक होता है ना, नाभिक के अंदर लगभग पूरे के पूरा द्रव्यमान क्या रहता है, मौजूद होता है, ठीक है। तो आपको कभी कभी पूछेगा एटॉमिक मास को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास बराबर जब फॉर्मूला आएगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या को हम लोग बोलते हैं जेड, क्या बोलते हैं, जेड। पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, ठीक है। यानी कि एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाए आपका, परमाणु द्रव्यमान बराबर
प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्यों? लगभग ये सारे परमाणु का भाग क्या रहता है, वो खाली रहता है। जिसने रदरफोर्ड ने ये बात जब एक्सपेरिमेंट किया था उसे पता चला था, ठीक है। और पता करके बताया था कि नाभिक जो होता है, ठीक है, बहुत भारी पार्टिकल, भारी भाग होता है परमाणु का, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक में ही मौजूद होता है। तो जिसके कारण नाभिक के अंदर प्रोटॉन और क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। तो हम लोग एटॉमिक द्रव्यमान बराबर के परमाणु द्रव्यमान बराबर एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, एक फॉर्मूला बनता है। यहाँ से पूछ सकता हो, गेट में पूछेगा प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, ठीक है। या तो प्रोटॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, या तो आपको ये पूछेगा परमाणु का एटॉमिक मास बराबर क्या होगा, ठीक है। एटॉमिक मास को हम लोग ये बोलते हैं, तो ए बराबर पी प्लस एन, या पी प्लस, या तो ए बराबर जेड प्लस एन। यहाँ से हम लोग जेड निकालते हैं, अगर तो जेड निकालते हैं तो ए माइनस क्या आएगा आपका एन। तो जेड क्या है आपका, बोलो। जेड आपका प्रोटॉन की संख्या है, तो प्रोटॉन की संख्या का फॉर्मूला ये मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभी बोलेगा यहाँ से एन निकालने के लिए, एन बराबर कितना हो जाएगा, अगर एन निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, उसको उधर भेज देंगे। तो ये माइनस क्या है आपका जेड, ए माइनस क्या है आपका जेड। ये जो फार्मूला है, ये सारा फार्मूला आपका एग्जाम में पूछता है। और आगे हम लोग जितना भी न्यूक्लियर रिएक्शन को पढ़ेंगे, उस न्यूक्लियर रिएक्शन को समझने के लिए ये चीज समझना जरूरी है। तो चलो इस सबका डेफिनेशन हम लोग अभी लिखते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, ठीक है। न्यूक्लियस किसे कहते हैं, नाभिक किसे कहते हैं, ठीक है। तो नाभिक मैंने बता दिया, ठीक है। परमाणु का वह मध्य भाग जहाँ प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है, एवं परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जहाँ केंद्रित रहता है, ठीक है, उससे परमाणु के उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। मतलब जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूरी तरह से क्या रहा मौजूद होगा, लगभग परमाणु का द्रव्यमान सारा मौजूद होगा, उस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिक बोलेंगे, ठीक है। और बात करें अगर, तो ये वाला भाग का नाभिक, ये वाला परमाणु, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या क्या बोलते हैं हम लोग, जेड बोलते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या बोलते हैं हम लोग, एन बोलते हैं, ठीक। और बात करें यहाँ पे ये जो है आपका, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, है ना। ये जो आपका हो गया एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान, तो ये बराबर फॉर्मूला जेड प्लस एन। जेड क्या है आपका प्रोटॉन की संख्या, एन क्या आपका न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। यहाँ से अलग अलग पूछेगा, जेड बराबर क्या है, एन बराबर क्या है, ये भी समझ सकते हैं। या तो कभी कभी आपको एटॉमिक मास निकालने बोलेगा, तो ये चीज क्या है, ये हो गया एन बराबर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर ए प्लस ए माइनस जेड, ठीक है। जेड बराबर ए माइनस एन, ठीक है। एन क्या आपका न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक। तो ये आपको पूछेगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा आपको शायद समझ में आ जाए। जैसे बात करेंगे हम लोग सोडियम का, किसका, सोडियम का। तो सोडियम का जो है इसका एटॉमिक मास ए बराबर कितना आएगा जानते हैं आपका, 23 आएगा। और आपका एटॉमिक नंबर जो होता है, जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक है, 11 होता है। ये जो 11 है आपका, जो जितना एटॉमिक मास होता है वही आपका प्रोटॉन की संख्या होता है। तो आपका जेड बराबर कितना हो गया, आपका जेड बराबर कितना हो गया, आपका 11 हो गया, है ना। यहाँ पे कभी बोले न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो बोले सोडियम का न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, तो कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर, ठीक है। तो एन का फॉर्मूला क्या जाएगा, ए माइनस जेड। तो ए का वैल्यू कितना आपका माइनस कितना होगा 11, तो कितना निकल गया आपका, बोलिए 12। तो 12 सोडियम में 12 क्या आपका न्यूट्रॉन की संख्या है, ठीक है। 12 न्यूट्रॉन की संख्या है और 11 प्रोटॉन की संख्या है और 23 उसका एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है। तो इस तरह से कभी कभी ऑब्जेक्टिव देगा आपको निकालने के लिए, आप वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। वहां से प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक। ये सब 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, या तो केमिस्ट्री में 11th क्लास में पढ़े होंगे। चलो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जो है ना, इसका नाभिक का भी जो खोज जो किया था वो आपको पिछले लेक्चर में बता चुके थे, या पिछले चैप्टर में। नाभिक का खोज जो था आपका रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। रदरफोर्ड ने किया था अल्फा कण का प्रयोग करके, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोटॉन का जो खोज था वो भी रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का जो नाम पहली बार जो दिया था वो आपका गोल्डस्टीन ने दिया था, ठीक है। केनेल क्रिया के जरिए से, 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, केनेल क्रिया के जरिए से प्रोटॉन का जो नाम दिया था केनेल क्रिया का प्रयोग करके, वो आपका गोल्डस्टीन ने दिया था।
लेकिन फोटोन किस जगह में होता है, कौन सा चार्ज होता है और उसका जो है पोजीशन वगैरह जो बताया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। इसीलिए फोटोन का खोज का जो श्रेय जाता है रदरफोर्ड को जाता है। प्रोटोन का खोज का श्रेय जो जाता है रदरफोर्ड को जाता है। प्रोटोन का खोज का श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। परंतु सबसे पहले जो पॉजिटिव चार्ज के बारे में प्रोटोन कहा था, है ना, वो आपका गोल्डस्टीन था, वो आपका गोल्डस्टीन था। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज तो समझ में आ गया होगा। नाभिक का खोज किसने किया आपको पता चल गया होगा। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोटॉन का खोज किसने किया था आपको पता चल गया। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। तो आप ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का जो है ना नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव पार्टिकल होता है। तो उसने एक उसके बाद एक परमाणु मॉडल भी दिया था जिसमें बहुत कुछ खामियां थी और वो खामियों को किसने दूर किया, रदरफोर्ड ने दूर किया था, है ना। और कभी कभी आपको ये पूछ सकता है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। अच्छा, न्यूट्रॉन का खोज मतलब न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन जो है एक आवेशहीन पार्टिकल्स है। ठीक है, यानी कि चार्जलेस पार्टिकल्स है। तो चार्जलेस पार्टिकल्स के बारे में जो खोज किया था वो जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक, वो आपका जेम्स चैडविक ने खोज किया था। उससे बता दिया था कि इसके पास बेरियम का पत्थर का प्रयोग किया था और बोला था कि इसके पास किसी भी तरह का चार्ज नहीं है न्यूटन के पास। ठीक, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, एक एक लाइन बाय लाइन पूछ सकता है। तो अभी फिलहाल आपको जो है ना न्यूक्लियर रिएक्शन को समझने के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट चीज है मैं उसको मैं समझा रहा हूँ, फिर आगे आपको समझ में आएंगे। अब बात करें अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का खोज, तो आपको बता दिया जे थॉमसन ने किया था और न्यूटन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझना है, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे बड़ा ये चीज है कि अगर हम लोग कहीं एटॉमिक दिया रहेगा अगर, तो हमको ये समझना पड़ेगा किसी भी परमाणु में कभी भी आप देखेंगे तो ऑक्सीजन को देखेंगे, है ना, यहाँ पे 8 यहाँ दिखा रहेगा 16। ठीक है, या तो कहीं ऐसे देखेंगे कार्बन में या नाइट्रोजन में, है ना, तो यहाँ 6, यहाँ पे क्या दिया रहेगा 12। तो इस तरह से दिया रहे हैं तो हमें ये देख के समझना होगा कि इसका एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, इसका एटॉमिक यानी कि परमाणु संख्या है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, ये सब देख के हमें निकालना पड़ेगा इस चैप्टर में। तो उनका जो बेसिक आइडिया है हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए किसी भी y एक कोई एलिमेंट है, कुछ भी x y कोई भी एलिमेंट है, फिर टेबल में टोटल 118 एलिमेंट के अंदर कोई एक एलिमेंट हो सकता है और ऊपर में एक नंबर दिया रहेगा, ऊपर में एक नंबर देगा, नीचे एक नंबर देगा। तो ऊपर वाला नंबर को हम क्या बोलेंगे और नीचे वाला नंबर को हम क्या बोलेंगे। तो y आपका हो गया कोई एलिमेंट का, तो ठीक है। और ये जो आपका है ये आपका है एटॉमिक मास। ऊपर में जो माथे पे होगा, इनके ऊपर में जो होगा वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास। ठीक, एटॉमिक मास, इसको हिंदी में बोले परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, और जेड जो होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बोल सकते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर ही बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर ही उसको हम लोग, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी हम लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। जैसे सोडियम का अगर मान के चलिए परमाणु संख्या कितना है, 11 है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसको बताइएगा प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 11 ही होगा। प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 11 ही होगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर है। ठीक है, जिस भी किसी ऑक्सीजन का बात करें, ऑक्सीजन की अगर एटॉमिक संख्या कितना है, 8 है, तो एटॉमिक संख्या 8 है तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, उसका 8 होगा। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का 7 है तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 7 होगा। तो वही चीज है, ऊपर में जो रहेगा, ऊपर में जो रहेगा एलिमेंट के ऊपर में जो रहेगा, ये वाई अगर एलिमेंट है तो ऊपर में जो रहेगा उसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास, और नीचे जो रहेगा उसको हम लोग प्रोटॉन की संख्या बोलेंगे। अब ये सवाल है प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर है, तो समझ लीजिएगा। एक हम ट्रिक बताएंगे, जीवन में कभी भी इस चीज को नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे, थोड़ा सा देखिए आप ध्यान से। अगर आपके पास अगर जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान मतलब कोई सामान, वजन, लोड, ठीक है, कोई सामान होगा तो आप उसको कहाँ रखेंगे, पैर पे रखेंगे, माथे पे रखेंगे। अब इसलिए अब जानते हैं कि उसको जब ज्यादा लोड हो जाएगा तो हम कहाँ पे, माथे पे उठाएंगे। ठीक है, और जो नंबर होगा, मान के चलिए आपको चप्पल पहनना है, जूता पहनना है, तो जो नंबर होगा वो नंबर जो है ना, वो 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, आप जो नंबर पहनते हैं वो नंबर किसके लिए, पैर के लिए पहनते हैं, नीचे पहनते हैं।
तो नीचे के लिए क्या आएगा नंबर और ऊपर के लिए क्या है आपका मास। तो यहाँ पे आप एक ट्रिक के आधार पे पूरा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन का नंबर क्या पूरा कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ऊपर में रहेगा आपका क्या मास और नीचे भी रहेगा आपका क्या नंबर, कि हम लोग ऊपर में द्रव्यमान लेकर ढोते हैं और नीचे चप्पल का नंबर पहनते हैं। यही एक ट्रिक है। तो ऊपर वाला नंबर क्या हो जाए आपका, बोलो ऊपर वाला नंबर क्या है एटॉमिक मास। अच्छा नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका जो नंबर रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। जैसे बात करें ऑक्सीजन तो ऊपर में कितना हो जाएगा 16, नीचे कितना हो जाएगा आपका 8। तो बोलो एटॉमिक मास ये बराबर कितना निकल के आएगा 16। बोलो एटॉमिक नंबर यानी क्या आएगा प्रोटॉन का नंबर। तो प्रोटॉन नंबर क्या बोलते हैं हम लोग जेड, जेड कितना आ जाए आपका 8। ठीक है, इस तरह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी ले सकते दर्शा सकते हैं। ये बहुत बार बार आएगा, इसलिए मैं आपको ट्रिक के साथ मैं इसको समझा रहा हूँ। फिलहाल आपको जो एटॉमिक फिजिक्स का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत भी चीजें है, नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। अब बात करें अगर न्यूक्लियस के प्रकार, है ना, ये बहुत भी टॉपिक होगा। न्यूक्लियस के प्रकार क्या होता है, मतलब न्यूक्लियस कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाभिक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। ठीक है, तो 3 प्रकार जो न्यूक्लियस है तो क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। एक है आइसोटॉप्स जिसको हिंदी बोलते हैं समस्थानिक, दूसरा आपका हो जाएगा समभारिक। ठीक है, तीसरा आपका सम न्यूट्रॉनिक, है ना, सम न्यूट्रॉनिक। तो सम स्थानिक का कहने मतलब जिसका स्थान समान हो, मतलब परमाणु नंबर समान हो बोल सकते हो। ठीक है, और समभारिक कहने मतलब दोनों का द्रव्यमान बराबर हो, नंबर से मतलब नहीं, द्रव्यमान क्या होना है बराबर हो। और सम न्यूट्रॉनिक में कहने मतलब जिसका न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो बराबर हो। तो चलो हम एक एक करके चीजों को समझते हैं। ये जो आपका समस्थानिक जो है, ठीक है, एक नाभिक का प्रकार है बोल सकते हैं। एक ही तत्वों के अगर परमाणु संख्या क्या हो जाए समान हो जाए, परमाणु संख्या क्या हो जाए समान हो जाए और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे समस्थानिक बोलेंगे। परमाणु संख्या समान, एक ही तत्व होना चाहिए, एक ही प्रकार का एलिमेंट होना चाहिए, इसका परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या क्या हो अलग अलग हो तो उसको समस्थानिक बोलेंगे। यानी कि किसी की द्रव्यमान ज्यादा हो, ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनका वैल्यू अगर बराबर है तो उनको क्या समान स्थान दिया जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पर बता सकते हैं, अगर 2 टीचर है, किसी हेल्थ में मोटा है और कोई जो है ना मीडियम है, तो किसी का वजन अगर 60 केजी है, किसी का वजन 70 केजी है, तो दोनों का द्रव्यमान तो अलग हो गया, लेकिन दोनों ही टीचर है, दोनों इक्वल टीचर है, दोनों 11 का या 12 का, ठीक है, कोई फिजिक्स का है या केमिस्ट्री का टीचर से, तो दोनों का स्थान तो समान है, लेकिन दोनों में क्या है जानते हैं द्रव्यमान अलग अलग है। तो क्यों स्थान समान है, क्योंकि दोनों में पढ़ाई बराबर किया, पढ़ाई एक ही क्लास के, इसीलिए, लेकिन वहां पे स्थान समान है, ठीक है, द्रव्यमान समान नहीं है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं समस्थानिक। लेकिन एक स्टूडेंट की बात करें, अगर कोई टीचर अगर 50 केजी का है, ठीक है, और कोई टीचर 50 केजी का अगर है और कोई स्टूडेंट 50 केजी का है, तो एक बात बताइए, दोनों का तो समभारिक हो गया, दोनों में द्रव्यमान तो बराबर है, क्या दोनों का स्थान एक जगह होगा, नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे समभारिक। स्थान बराबर नहीं होगा लेकिन भार बराबर होगा तो उसे समभारिक बोलेंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा। तो चलो समस्थानिक का परिभाषा क्या होगा समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक ही तत्व के वैसे परमाणु जिनके प्रोटॉन की संख्या क्या हो समान हो, मैंने अभी बोला प्रोटॉन की संख्या क्या हो समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे समप्रोटोनिक या समस्थानिक, समप्रोटोनिक या समस्थानिक या आइसोटॉप्स बोलेंगे। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ, ये भी एक हाइड्रोजन का परमाणु है, ये भी एक हाइड्रोजन का परमाणु है एटम से। अब दोनों में देखिए, ऊपर में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं द्रव्यमान, और नीचे जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, नीचे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन की संख्या, इनके एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, ये इसका प्रोटॉन कितना हो गया नीचे जाला 1, इसका प्रोटॉन कितना हो गया 1, मतलब प्रोटॉन की संख्या समान हो गया। और ऊपर में द्रव्यमान इसका कितना है 1, इसका द्रव्यमान कितना होगा 2, इनके द्रव्यमान संख्या क्या हो गया अलग अलग हो गया, ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन।
ठीक है, इस कंडीशन में ये दोनों को हम लोग बोल सकते हैं समस्थानिक आइसोटॉप्स। ठीक है, अब ये नीचे वाला जो है वो ऑक्सीजन की एक एटम है, परमाणु है, ये भी क्या ऑक्सीजन का परमाणु है। इसका जो द्रव्यमान कितना है ऊपर में 16, इसका द्रव्यमान संख्या 17, और यहाँ पे परमाणु की संख्या बोल सकते हैं या प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ इसलिए कि काम आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा नीचे वाला बताइए, नीचे वाला कितना हो जाएगा आपका 8, यहाँ भी 8। दोनों का द्रव्यमान संख्या तो अलग अलग है लेकिन परमाणु संख्या क्या हो गया, समान हो गया। इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों समस्थानिक है। ठीक है, दोनों का परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, ये समस्थानिक है, दोनों ऑक्सीजन का ही अणु है। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग लेके समझ सकते हैं, या तो एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे चूज करने देगा, चुनने देगा। ठीक, चलो हम लोग अब समभारिक की परिभाषा को समझते हैं। इसको और स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। समभारिक की बात करें अगर, ठीक है, तो यहाँ पे विभिन्न तत्व लिया जाएगा, मतलब तत्व एक नहीं होगा, तत्व एक ही प्रकार का नहीं होगा। ठीक है, तत्व यहाँ पे अलग अलग लिया जाएगा। ठीक, और समभारिक मतलब द्रव्यमान, नाम से पता चल रहा है, नाम में उसका डेफिनेशन छुपा हुआ कि समभारिक का मतलब होता भार जो है समान। ठीक है, और परमाणु संख्या जो है वह अलग अलग। ठीक, तो वैसे विभिन्न तत्वों के वैसे परमाणु, विभिन्न तत्वों के वैसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, जिनके भार समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, परंतु प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो, उसे हम लोग आइसोबैरिक या समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबैरिक या समभारिक कहते हैं। आप यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, ये देखो क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया आपका आर्गन, ये आपका हो गया पोटेशियम, ये हो आपका कैल्शियम, और सब में देखिएगा ऊपर में जो संख्या होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भार, यानी कि द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो ऊपर में द्रव्यमान संख्या, इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40, इसका देखिएगा, इसका 18 परमाणु संख्या, इसका 19, इसका 20। इनके परमाणु संख्या सबका अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या बिल्कुल क्या है, समान है। द्रव्यमान संख्या बिल्कुल क्या आपका समान है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये तीनों जो है क्या है, समभारिक है, भार में बराबर है लेकिन द्रव्यमान संख्या इसका क्या है, अलग अलग है ना। ये समभारिक का एक उदाहरण है। अब बात करें हम लोग सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आपका सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है ना, सम न्यूट्रॉनिक, इसका नाम से पता चल रहा है वैसा नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। तत्वों के वैसा नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, उसे क्या बोले हम लोग, सम न्यूट्रॉनिक। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं बेरियम। ठीक है, यह लिथियम है, ये लिथियम या बेरियम है। तो लिथियम का बात करें अगर हम लोग, लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम में जो आपका परमाणु संख्या है ना, परमाणु संख्या है 3 है, उसको द्रव्यमान संख्या कितना है, 7 है। यानी कि ये हो गया, ये नीचे वाला क्या होगा आपका जेड। इसी तरह से यहाँ पे जो है बेरियम में 8 है द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या कितना है, 4 है। तो यहाँ से अगर यान निकालते हैं और इसका भी यान निकालते हैं, अगर दोनों का यान समान आ गया, बराबर आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यान बराबर जो फॉर्मूला पर है पीछे, ये माइनस जेड, ये माइनस जेड, ये माइनस जेड क्या है, ए का वैल्यू कितना हो गया 7, इसी में अच्छा जेड का वैल्यू कितना हो गया 3, घटा कितना आ गया 4। यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस जेड, ए का वैल्यू कितना हो गया 8, जेड का वैल्यू कितना हो गया 4, घटे कितना आ गया 4। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या 4 4 दोनों समान आ गया। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये दोनों क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है, सम न्यूट्रॉनिक है। लेकिन रिएक्शन में सम स्थानिक का समभारिक का ही ज्यादातर काम आता है। और बात करें जैसे हम लोग एल्युमिनियम की बात करें है ना, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है आपका, द्रव्यमान संख्या कितना होता है आपका 25 26। इस तरह कई उदाहरण मिल सकता है आपका है ना, जिसमें आपको जो है सम न्यूट्रॉनिक मिल जाएगा, तो वहां पे आप निकल सकते हैं। अगर हम आगे और बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, आप इसको आप ले सकते हैं समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। ये दोनों में अंतर बहुत अच्छा खासा पूछता है, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक में। ठीक है, कभी कभी अंतर पूछेगा तो आप थोड़ा सा डेफिनेशन में याद कर लेना, दूसरे को एग्जाम्पल को याद कर लेना और 2 नंबर करके दोनों अंतर बता देना, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब बात करें हम लोग न्यूक्लियस रिएक्शन। ठीक है, नाभिक की अभिक्रिया, नाभिक की अभिक्रिया। तो नाभिक की अभिक्रिया के बारे में बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं कि नाभिक की अभिक्रिया क्या होता है। नाभिक तो आप समझ ही गए होंगे है ना,
और परमाणु के मध्य वाला भाग। और आप अभिक्रिया भी समझते होंगे। पहले अभिक्रिया क्या होता है चर्चा कर लेते हैं। अभिक्रिया मतलब क्या करना, कोई अलग अलग चीजों को जोड़ के एक नए पदार्थ को बनाना, या कोई एक बड़ा पदार्थ को टूट करके एक नए नए पदार्थ में बनाना। ठीक है, तो अगर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाता है तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और एक पदार्थ टूट के दो अलग अलग पदार्थ बनाता है तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो आप अभिक्रिया मतलब समझ रहे कि नए नए चीजों का क्या करना, प्रोडक्ट करना, बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस अभिक्रिया होगा। यहाँ पे कोई केमिस्ट्री वाला अभिक्रिया नहीं है, न्यूक्लियस अभिक्रिया है। तो न्यूक्लियस अभिक्रिया कैसे होता है, क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में क्या है, ये कैसे हो रहा है हम समझ सकते हैं। तो न्यूक्लियस अभिक्रिया क्या होगा, या तो आम भाषा में बोले तो या तो हल्के हल्के नाभिक मिलके एक भारी नाभिक का निर्माण करेगा, एक भारी नाभिक का निर्माण करेगा जिसको हम नाभिक का संलयन बोलेंगे। या तो फिर क्या होगा, एक भारी नाभिक टूट करके एक हल्के हल्के नाभिक का निर्माण करेगा। और ये जो अभिक्रिया है ये दो प्रकार का है, संलयन अभिक्रिया और विखंडन अभिक्रिया। नाभिक का संलयन, नाभिक का विखंडन, ये बहुत भी क्वेश्चन होगा, ये पूछता ही पूछता है। तो आपको बात करेगा जो हमारे पास जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी से जो पृथ्वी का जो तारा स्टार है उसका नाम है सन। तो सन के पास ज्यादा मात्रा में क्या है जानते हो, ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन है। और वो हाइड्रोजन के छोटे छोटे कण, हाइड्रोजन के छोटे छोटे कण मिलके क्या बना रहे हैं, ये हाइड्रोजन छोटे छोटे कण मिलके जो है ना एक ऐसा पदार्थ बना रहे हैं जिसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाता है 4, और परमाणु संख्या कितना हो जाता है आपका बोलो 2। ठीक है, 2। तो ये एक प्रकार का क्या बन रहा है, हीलियम बन रहा है। क्या बन रहा है, हीलियम बन रहा है। उसी के दौरान एक बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, वो ऊर्जा प्रकाश के रूप में या पृथ्वी में आता है। ठीक है, तो ये जो है नाभिकीय अभिक्रिया है, न्यूक्लियस अभिक्रिया है। यहाँ पे क्या हुआ कि दो हल्के हल्के नाभिक जोड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण किया और उसके बदले में क्या निकला, यहाँ पे ऊर्जा निकला। तो ये भी एक प्रकार न्यूक्लियस अभिक्रिया है। ठीक है, या तो कोई परमाणु बम जो होता है, लिथियम होता है, यूरेनियम होता है। ठीक है, या परमाणु बम जो बनाता है यूरेनियम से, लिथियम भी हो सकता है, बहुत सारी चीज मिलाकर जो परमाणु बम बनाता है। ठीक है, तो वहां भी क्या न्यूक्लियस अभिक्रिया ही होता है, वहां भी न्यूक्लियस कोई ना कोई अभिक्रिया होता है जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है और वो चीजों को नष्ट कर देता है, चाहे मकान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, सबको तहस नष्ट कर देता है। वो भी एक न्यूक्लियस अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ का कुछ न्यूक्लियस आया, यहाँ का कुछ न्यूक्लियस आया और मिल के क्या बनाया, एक अलग न्यूक्लियस बनाया। उसके बदले में क्या निकला, एनर्जी निकला। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पदार्थ निकल के या जोड़ करके या टूट करके नए पदार्थ का बनाता है, निर्माण करता है, बनाता है, निर्माण करता है। तो ये सारे चीज क्या है आपका न्यूक्लियस अभिक्रिया है। लेकिन ये अभिक्रिया न्यूक्लियस के बीच हो रहा है। तो हम लोग एक बात तो समझ रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ, आप एक पे समझ लो। यार देखो यहाँ पे परमाणु का ना, परमाणु का जो है ना परिवर्तन हो गया। वहां एक प्रक्रिया ऐसा हुआ, न्यूक्लियस का ऐसी प्रक्रिया हुआ, ठीक है, ऐसा प्रक्रिया हुआ जिसमें उसका चेंजिंग आ गया। परमाणु में देखो ये हाइड्रोजन का परमाणु था और बाद में किसका, हीलियम का परमाणु बन गया। तो इसी आधार पे हम लोग उनका डेफिनेशन को समझ सकते हैं न्यूक्लियस अभिक्रिया क्या है। और उसको नियंत्रण करने के लिए जो रिएक्टर का आवश्यकता होता है और वो रिएक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये समझेंगे कि न्यूक्लियस रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियस रिएक्शन क्या होता है। तो वैसी नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें एक परमाणु की विशेषताओं को बदली जा सकती है। वहां पे जो देखा था हीलियम का कण मिलके हाइड्रोजन का कण मिलके हीलियम कण में कन्वर्ट हो गया, तो उसकी विशेषता क्या हो गया था, बदल गया था, है ना। उससे हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यूरेनियम है, यूरेनियम से ये यहाँ पे न्यूक्लियस अभिक्रिया होगा। तो न्यूक्लियस अभिक्रिया के दौरान क्या होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्चुअल में देखो ये यूरेनियम जो है आपका, यूरेनियम का जो है ना परमाणु संख्या कितना होता है, डायरेक्ट में देखेंगे तो 92 होता है परमाणु संख्या, नीचे होता है। और द्रव्यमान संख्या होता है 238। तो यहाँ से अपने आप क्या होगा, एक और हीलियम का कण निकल जाएगा, इनका अल्फा कण निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा। ये अल्फा बोलते हैं हीलियम। ठीक है, हीलियम ही होता है, अल्फा ही होता है, लेकिन अल्फा का जो है द्रव्यमान और परमाणु संख्या हीलियम का बराबर होता है। तो यहाँ पे जो एक्स बचेगा, तो ये जो यूरेनियम था, यूरेनियम से द्रव्यमान संख्या जब यहाँ से एक हीलियम निकालेंगे तो इसका द्रव्यमान संख्या में कितना कमी हो जाएगा, 2 कमी हो जाएगा। परमाणु संख्या परमाणु संख्या 2 कमी हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या में 4 कमी हो जाएगा। ये यूरेनियम से जब एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो परमाणु संख्या में 2 कमी हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या में 4 कमी हो जाएगा, तब ये बचेगा। ठीक है, इसका नाम थैरियम होगा। ठीक, या तो ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं, ये छोटे छोटे 2 नाभिक मिलके क्या बनाया, बड़ा नाभिक बनाया, इसको ये नाभिकीय अभिक्रिया बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बड़ा नाभिक है ना टूट करके छोटा हल्के नाभिक में टूट गया, इसका नाभिक हम लोग
विखंडन बोल सकते हैं। तो आज जो है यहाँ तक हम लोग रखते हैं नाभिक का संलयन और नाभिक का विखंडन। अगला क्लास में होगा और उसके बाद रिएक्टिविटी पदार्थ क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, उसके बारे में समझेंगे। यूरेनियम के बारे में जो बहुत बीबीए होगा वहां से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जो वीडियो आएगा उसको देख लेना, नेक्स्ट क्लास में जरूर इस चीज को देखना, ठीक। तो हम लोग अब आप बात करते हैं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है क्लासिक साइंस एकेडमी के नाम से, उसको आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।